विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? सवाल नंबर 1, विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में, चिटगांव में, जोरासांको में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग, विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोलकाता में। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अरे कोलकाता में कब? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। 1904 ईस्वी में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और कई कला इतिहासकार यह मानते हैं कि विनोद बिहारी मुखर्जी जो है बचपन से ही अंधे थे, लेकिन यह बात ठीक नहीं है। उनकी एक आंख जो है बचपन से खराब थी, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरे आंख से वो देख सकते थे। उनकी प्रॉपर तरीके से जो कह सकते हैं, प्रॉपर तो नहीं कहना चाहिए, आंखें जो उनकी बिल्कुल खराब हुई हैं वो 1957 में जाकर के खराब हुई। 1957 में जब उनका ऑपरेशन हुआ है उसके बाद खराब हुई हैं। 1904 में इनका जन्म होता है, तो एक लंबे अरसे के बाद 1953 के बाद में उनकी आंख जो है बिल्कुल खराब हो जाती 1957 में। बाकी आंख उनकी बचपन से ही थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, लेकिन उनको देखने में उतनी समस्या थी नहीं। बिल्कुल। तो इनका जन्म हुआ कहाँ? कोलकाता में इनका जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में कोलकाता में विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म होता है। अगला सवाल, विनोद बिहारी मुखर्जी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? कलकत्ता आर्ट कॉलेज, शांति निकेतन, श्री राम आर्ट कॉलेज, या इनमें से कोई नहीं? विनोद बिहारी मुखर्जी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रारंभिक कला शिक्षा के जीवन में बड़ी कठिनाइयां थी, लेकिन इनके परिवार वालों ने देखा कि ये जो बच्चा है ये बिल्कुल अलग सा रहता है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे। होता नहीं कि जब आपके अंदर कोई कमी हो जाती है, ईश्वर ने जो है वो कमी दे दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बाकी लोगों से थोड़ा लूज हो जाता है, और कई बार इंसान जो है अंतर्मुखी हो जाता है, तो वो छिप करके रहता है। विनोद बिहारी मुखर्जी का भी बचपना कुछ इस तरीके से ही बीता कि वो छिप करके घर के कमरे में बैठे रहते थे, कुछ चित्र बना रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो वो बाकी बच्चों से अलग थे कि वो खेलें कूदें, इधर उधर घूमें, ऐसा उनका जीवन नहीं था। और जब वो यही भाव लेकर के शांति निकेतन में जाते हैं, तो उनके जो कला गुरु आसित कुमार हालदार, नंदलाल बोस, इन लोगों ने एक चिड़चिड़ाहट देखी कि कैसे इनको पढ़ाया जाएगा। लेकिन तब अवनी बाबू और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि बच्चा जो कर रहा है इसको करने दो, ये बड़ा नाम करेगा। ठीक है ना? देखेंगे साथियों, विनोद बिहारी मुखर्जी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? सही आंसर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन। शांति निकेतन से। ठीक है ना, शांति निकेतन से। इनके कला गुरुओं में कई नाम आपको मिलेगा। सबसे जो पहला नाम नंदलाल बोस, इसके अलावा आसित कुमार हालदार, अवनी बाबू भी उस समय आया जाया करते थे, हालांकि उनका कलकत्ता आर्ट कॉलेज में थे, लेकिन उनका आना जाना रहता था। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब लगी? विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब लगी? 1925 में, 1927 में, 1921 में, या 1902 में? विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब लगी? सही आंसर क्या होगा साथियों? 1921 में इनकी पहली प्रदर्शनी, एक सामूहिक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें ही इनकी पहली प्रदर्शनी लगाई गई थी 1921 में। 1921 में इनकी पहली प्रदर्शनी लगाई गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की तरफ से एक सामूहिक प्रदर्शनी लगाया गया था, जिसमें 1921 में सबसे पहले इनके चित्रों की प्रदर्शनी दिखाई गई थी। ठीक है ना? वो एकल प्रदर्शनी नहीं थी, सामूहिक प्रदर्शनी थी 1921 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, और उसमें सबसे पहले इनके चित्रों को दिखाया गया था। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। विनोद बिहारी मुखर्जी थे चित्रकार, भित्ति चित्रकार, उपयुक्त दोनों, नृत्यकार। आपको बताना है कि विनोद बिहारी मुखर्जी क्या थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी चित्रकार और भित्ति चित्रकार दोनों थे। तो दोनों में बहुत बड़े महारथी थे, बहुत महारथी थे। चित्रकार भी बहुत बड़े वाले,
और भित्ति चित्रकार भी बहुत बड़े थे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी दोनों ही विधाओं में सिद्धहस्त थे। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, विनोद बिहारी मुखर्जी ने मध्यकालीन संत का भित्ति चित्र किस वर्ष तैयार किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने मध्यकालीन संत का भित्ति चित्र किस वर्ष तैयार किया? 1947, 1957, 1936 या 1925? इंपॉर्टेंट है इनका ये सवाल जो है, ये जो इनकी कृति है कई बार पूछी गई है कि इन्होंने इसको कब तैयार किया, ये क्या है, इसके बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो मध्यकालीन संत, मिडुअल सेंट, ये भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी ने किस वर्ष तैयार किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने ये भित्ति चित्र किस वर्ष तैयार किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने मध्यकालीन संत का भित्ति चित्र किस वर्ष तैयार किया? 1947 में। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, 1947। कई लोग 36 बता रहे हैं, वो गलत है, 36 सही नहीं होगा, 1947 सही होगा। 1946 से 47 के बीच में इन्होंने इसको बनाया था, 1946 से 47 के बीच में इसको इन्होंने बनाया था। और ये जो है काफी इनका प्रसिद्ध भित्ति चित्र है, काफी प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। 1946 से 47 नहीं, 36 सही नहीं होगा। 1936 भी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इन्होंने जापान की यात्रा की थी, घूमे बहुत, अलग अलग जो है जगहों पर जाकर के काम किया, घूमे बहुत है विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी ने बाराती और नेपाली बुद्ध की यात्रा का भित्ति चित्रण किस वर्ष किया है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने बाराती और नेपाली बुद्ध की यात्रा का भित्ति चित्रण किस वर्ष किया? 1950, 1951, 1946 या 1940? बताइए आप लोग। हेलो, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बिल्कुल, अधिकतर लोगों का आंसर सही आ रहा है। 1950। तो 1950 में विनोद बिहारी मुखर्जी ने बाराती और नेपाली बुद्ध की यात्रा का भित्ति चित्रण किया है। नेपाली बुद्ध की यात्रा और बाराती का चित्रण किया है। 1950 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। विनोद बिहारी मुखर्जी वन स्थली विद्यापीठ के विभागाध्यक्ष कब बने? ये सवाल छूट गया था। हाँ, विनोद बिहारी मुखर्जी नेपाली राज्य संग्रहालय के संरक्षक कब बने? विनोद बिहारी मुखर्जी नेपाली राज्य संग्रहालय के संरक्षक कब बने? 1949 में, 1956 में, 1925 में या 1930 में? विनोद बिहारी मुखर्जी नेपाली राज्य संग्रहालय के संरक्षक कब बने? चलिए, देखते साथियों, विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1925 ईस्वी तक शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण किया। कहाँ पर? शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद में यहीं पर कला अध्यापक बन गए। तो 1925 में ही ये कला अध्यापक के तौर पर कहाँ पर स्थापित हो गए थे? शांति निकेतन में कला अध्यापक के तौर पर वो नियुक्त हो गए थे। लेकिन इन्होंने 1949 में यहाँ से त्यागपत्र दे दिया और नेपाल सरकार के आग्रह पर वहां पर चले गए नेपाली राज्य संग्रहालय के क्यूरेटर के पद पर। नेपाली राज्य संग्रहालय के क्यूरेटर या संरक्षक उसको कह सकते हैं, उसके पद पर नौकरी करने के लिए चले गए। तो इसलिए ये जो सवाल है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 1949। सवाल क्या था? विनोद बिहारी मुखर्जी नेपाली राज्य संग्रहालय के संरक्षक कब बने? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1949। इन्होंने शांति निकेतन से त्यागपत्र दे दिया और ये चले गए, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो यात्रा है कोई बहुत लंबी नहीं थी, मात्र 2 साल का इनका एक पैक्ट हुआ था नेपाल सरकार के साथ में। तो ये वहाँ मात्र 1951 तक ही रहते हैं। तो 1950 से लेकर के 1949 से लेकर के 1951 तक ये नेपाल के राजकीय कला संग्रहालय का
संरक्षण का काम करते हैं, क्यूरेटर का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वहां से आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके कहाँ जाते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी वन स्थली विद्यापीठ के विभागाध्यक्ष कब बने। अब वहां से निकलेंगे तो राजस्थान जाएंगे। वन स्थली विद्यापीठ कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। अब ये नेपाल से निकल करके कहाँ जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल पूर्वोत्तर वाले पार्ट से निकल करके सीधे पश्चिम में पहुंच गए। विकल्प है 1947, 1951-52, 1921-22, 1948। विनोद बिहारी मुखर्जी वन स्थली विद्यापीठ के विभागाध्यक्ष कब बने। 1951 में उन्होंने नेपाल सरकार का वो जो उनका पैक्ट वो पूरा हो गया, उसके बाद में वहां से चले आते हैं और सीधे कहाँ जाते हैं, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। 1951-52 में ये यहाँ के विभागाध्यक्ष बने। 1951-52 में ये यहाँ के विभागाध्यक्ष बने। और साथियों मैं भी देख रहा हूँ कि लगभग 500 स्टूडेंट ऐड होने वाले हैं और लाइक की संख्या 298 है। कृपया करके आप लोग लाइक कर दीजिए। इस लाइक और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और 9 बजे तक बिना अन्न जल ग्रहण किए पढ़ाने लिखाने से संबंधित कार्यों में लगा रहता हूं। ये मेहनत जो है, इसके पीछे मोटिवेशन आप लोगों का ही है। आप लोगों का सहयोग जो है इसी का मोटिवेशन है। तो आप लोग ये काम बिना हिचक के कर दिया करिए। जितने भी साथी ऐड हैं एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने लाइक कर दिया और जिन्होंने नहीं किया उनका भी धन्यवाद। आप लोग भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी वनस्थली विद्यापीठ के विभागाध्यक्ष कब बने। क्या हो जाएगा सही, 1951 से लेकर के 1952। 1951 से 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की। विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की। शिमला में, मसूरी में, दिल्ली में या देहरादून में। विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की। विनोद बिहारी मुखर्जी ने, दिनेश सागर जी कह रहे हैं घर से पेठा खा के निकला करिए। अच्छा, आपके सलाह के लिए हृदय से आपका आभार, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया। तो विनोद बिहारी मुखर्जी की यात्राएं बहुत हो रही हैं। आप देखिए कि शांति निकेतन से निकले, नेपाल गए, नेपाल से कहाँ गए, राजस्थान विद्यापीठ चले गए और वहां से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, मसूरी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मसूरी जाएंगे और वहां पर कला प्रशिक्षण केंद्र और बच्चों को कला पढ़ने के लिए स्कूल का भी उन्होंने स्थापना किया था। तो वहां से निकल करके मसूरी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मसूरी जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मसूरी में उन्होंने स्थापना किया था, किसका, कला प्रशिक्षण केंद्र का उन्होंने स्थापना किया था मसूरी में। चलिए आगे देखेंगे साथियों। विनोद बिहारी मुखर्जी की पुस्तक है, विनोद बिहारी मुखर्जी की पुस्तक है आधुनिक शिल्प शिक्षा, चित्रकार, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने सिर्फ चित्र नहीं बनाए, सिर्फ भित्ति चित्र नहीं बनाए, किताबें भी लिखा है उन्होंने। और वो कहते थे कि अगर कोई सभ्यता नष्ट हो रही है तो नष्ट हो जाए, लेकिन उसके पुस्तक नष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि किताब से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कुछ नहीं है। और वो इतना नहीं, वो कहते थे कि मैं किसको अपना गुरु मानूं, नंदलाल बोस को या शांति निकेतन के लाइब्रेरी को, क्योंकि मुझे दोनों ने जम करके सिखाया है, किताबों ने भी और नंदलाल बोस ने भी। तो कहते थे कि मैं ये इन दोनों का जब तुलना करता हूं तो कंफ्यूजन में आ जाता हूं, डायलेमा में आ जाता हूं, द्वंद्व में आ जाता हूं कि मैं किसको अपना कला गुरु मानूं, उन किताबों को या नंदलाल बोस को। तो साथियों ये दोनों जो है सही हो जाएगा। आधुनिक शिल्प शिक्षा और चित्रकार, इनकी दोनों पुस्तकें हैं। इसको इन्होंने किसमें, बंगाली भाषा में, किसमें, बंगाली भाषा में लिखा था, बंगाली भाषा में। इसको इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था। 1972 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, 1972 में। और जो इनका चित्रकार पुस्तक है, अगर मैं करेक्ट हूं तो 1977 या 1979, एक बार आप लोग देख लेना, 1970 या 79 के आसपास इन्होंने, हाँ 1979 होगा,
इन्होंने दूसरी अपनी पुस्तक लिखी। तो इनकी ये दोनों पुस्तकें हैं, बंगाली भाषा में हैं और दोनों चित्रकला को आसानी से समझने के लिए हैं। अगला सवाल है, विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन कब वापस आए? विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन कब वापस आए? जग घूमया थारे जैसा न कोई, कहाँ कहाँ नहीं घूम करके आए, लेकिन जो आपका स्थान है, जो आपकी मौलिकता है, जो आपकी पहचान है, वो आपको खींच करके ले आती है। 1949 में निकले, नेपाल गए, राजस्थान गए, मसूरी गए, लेकिन कहीं जमा नहीं मामला, फिर से आ गए शांति निकेतन। तो विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन कब वापस आए? 1958 ईस्वी में ये फिर से शांति निकेतन वापस आए, फिर से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और बाद में यहाँ के प्रधानाचार्य भी बने थे। सुल्तान मूवी का सॉन्ग है, बिल्कुल। देखिए गाना याद है, और कुछ याद हो या ना हो, गाना याद है कि किस सिनेमा का है। तो ऐसे आप लोग याद रखना कि जग घूमिया थारे जैसा न कोई, यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी कई जगह पर घूम करके आए, लेकिन शांति निकेतन जैसा शांति उनको कहीं मिला नहीं। तो देखेंगे साथियों, विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन वापस कब आते हैं? 1958 में आते हैं। 1958 में वो शांति निकेतन वापस चले आते हैं और यहाँ पर फिर से वो कला अध्यापक की भूमिका में कार्य करने लगते हैं। अगला सवाल देखेंगे साथियों, विनोद बिहारी मुखर्जी को ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता कब मिला? विनोद बिहारी मुखर्जी को ललित कला अकादमी का रत्न सदस्यता कब मिला? 1970 में, 1972 में, 1979 में, 1958 में। विनोद बिहारी मुखर्जी को ललित कला अकादमी का रत्न सदस्यता कब मिला? पूरी स्टोरी जो है दिमाग में बैठ जाती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। जब इस प्रकार का अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे फ़ोन आता है कि सर आपके पढ़ाने के तरीके से ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान हो गया है। कल एक बहन है, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था 10 साल पहले, लेकिन जब पिछले 2 हफ्ते से आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया तो मन में ये लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये सुन करके थोड़ा अच्छा लगता है कि कुछ बेहतर काम मैं कर रहा हूँ, समाज में कुछ योगदान कर रहा हूँ। मेरी वजह से अगर आप पढ़ पाते हैं और प्रसन्नता के साथ, कोई बोझ लेकर के नहीं, एकदम खुशी मन के साथ, हल्के होकर के, तो ये मुझे बड़ा आनंद देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1970 में। विनोद बिहारी मुखर्जी को ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता कब मिला? 1970 में। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है ललित कला अकादमी का। ललित कला अकादमी का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, 1970। 1970 1970। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी को ललित कला अकादमी का रत्न सदस्यता कब मिला? 1970 में मिला। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म द इनर आई किसने बनाया है? विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म द इनर आई किसने बनाया है? केतन मेहता ने, विशाल भारद्वाज ने, सत्यजीत राय ने, या एम.एफ. हुसैन ने? विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म द इनर आई किसने बनाया है? द इनर आई, अंतर आत्मा की दृष्टि या अंतर्दृष्टि जिसे आप कह सकते हैं। आप कल्पना करिए, मैं आपको वो बोध कराना चाहता हूं कि एक इंसान को महज 2 फुट, जब वो किसी व्यक्ति को देखते थे तो उनको 2 फुट से ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता था। आप कल्पना करिए, मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ाई करता था तो हमारे साथ एक लड़का था, उसको भी बहुत कम दिखाई पड़ता था। तो वो किताबों को कुछ इस प्रकार से, ऐसे इस तरीके से पढ़ता था। तो उसको देख करके उस वक्त तो हम लोग थोड़ा सा मजाक भी बनाया करते थे, क्योंकि उतनी समझ थी नहीं हम लोगों में। लेकिन मैं आज उस भाव को समझता हूँ जब विनोद बिहारी मुखर्जी को पढ़ता हूँ कि जिसको सिर्फ 2 फुट दिखाई दे रहा है भित्ति चित्रण में, वो जब भित्ति चित्र तैयार करता है तो पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। ये सिखाता क्या है कि कोई भी अभाव
आपके काम को, आपकी महानता को रोक नहीं सकता है। जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं आपके जीवन में है साथियों, सब खत्म हो जाएंगी। बस एक चीज ठान लेना कि मुझे करके गुजरना है, मैं कर जाऊंगा तो कर जाएंगे, क्योंकि ये समस्या जो ईश्वर ने दे दिया उससे भी वो जीत गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे कहिए या राय कहिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये बहुत बड़े फिल्म निर्माता, और सत्यजीत राय ने जो है शिक्षा भी ग्रहण किया था विनोद बिहारी मुखर्जी से शांति निकेतन में। शांति निकेतन में जब वो पढ़ा रहे थे तो सत्यजीत राय ने उन्होंने जो है शिक्षा भी ग्रहण किया था, और वो इतने प्रभावित उनसे थे कि उन्होंने इनके जो है जीवन पर आधारित विनोद बिहारी मुखर्जी के अब एक फिल्म बना डाला, द इनर आई, यानी कि अंतर्दृष्टि, आत्मा से जो दृष्टि हो। आंखों से सब कुछ कहाँ दिखता है? अगर आंखों से सब कुछ दिख जाता तो लोग बेवकूफ कैसे बनते, किसी के चक्कर में फंसते कैसे? वास्तविक जो दिखाई है ना, वो अंतर्दृष्टि से ही होता है। जब आप अंतर्दृष्टि से किसी चीज को देखते हैं तो आपको कोई बेवकूफ वगैरह नहीं बना सकता। आंखें बहुत धोखेबाज होती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म द इनर आई किसने बनाया? सत्यजीत राय ने। आगे देखेंगे साथियों, विनोद बिहारी मुखर्जी ने मुख्यतः किस शैली में चित्रकारी की है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने मुख्यतः किस शैली में चित्रकारी की है? टेम्परा, वास, तेल या जल रंग? विनोद बिहारी मुखर्जी ने मुख्यतः किस शैली में चित्रकारी की है? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? टेम्परा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इन्होंने वास शैली में भी चित्रण किया है, इन्होंने तैल रंग में भी चित्रण किया है, लेकिन जो इनका सर्व प्रमुख शैली है वो क्या है? टेम्परा है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, टेम्परा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, इसकी वजह कौन है? नंदलाल बोस है। इन्होंने ही बंगाल के कलाकारों को टेम्परा सिखाया है, नंदलाल बोस, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। नंदलाल बोस अवनी बाबू के शिष्य थे। अवनी बाबू ने क्या सिखाया था? वास कला। लेकिन जब ये वहां से पढ़ करके शांति निकेतन में पहुंचे तो इनको मिल गए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा अच्छा, जो सीख करके आओ केवल उसी में काम करोगे, कुछ नया प्रयोग करो। तो इन्होंने कुछ नया प्रयोग किया, टेम्परा का जो है यूज इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और नव बंगाल शैली के जन्मदाता हो गए। तो साथियों याद रखना, नंदलाल बोस के शिष्य थे विनोद बिहारी मुखर्जी, तो इसीलिए टेम्परा पर इनका ध्यान ज्यादा गया, और ऑप्शन इसीलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा, टेम्परा। विनोद बिहारी मुखर्जी ने मुख्यतः किस शैली में चित्रकारी किया है? टेम्परा में किया है। किस में किया है? टेम्परा में किया है। चलिए, विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? 1974, 1977, 1980, 1995। विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? विनोद बिहारी मुखर्जी, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है ना। कौन देता है इसको? भारत सरकार प्रदान करती है। सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है भारत सरकार का? भारत रत्न। उसके बाद में पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, और उसके बाद में तो बहुत सारे पुरस्कार इधर उधर बढ़ते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1974 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित हुए? 1974 में, ठीक है ना, 1974 में। 1977 में इनको जो है देशकुट्टम सम्मान से सम्मानित किया गया। देशकुट्टम सम्मान से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान किससे मिला? विश्व भारती से। किससे? विश्व भारती से। विश्व भारती से इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। विश्व भारती से सम्मान को प्राप्त हुआ, और 1980 में इन्हें रविंद्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। कब? 1980 में, और 1980 में ही इनका देहांत हो गया। 1980 में ही इनका देहांत हो गया। 1980 में ही इनका देहांत हो गया, और इनकी यात्रा 1980 में समाप्त हो गई। 1904 में इनकी जो यात्रा आरंभ हुई थी जीवन की, वो 1980 में आकर के समाप्त हो जाती है। जीवन किसी ना किसी दिन थमना है। जो इस बात को हमेशा याद रखता है वो बहुत ही नम्र होता है, विनम्र होता है, अपने काम में लीन होता है, समय बर्बाद नहीं करता है।
और जो ये भूला रहता है कि मृत्यु भी उसके सामने आने वाली है, वो क्रूर हो जाता है, घमंडी हो जाता है और किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, मानवता को भूल जाता है। वो उसको लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, चंद दिनों का खेल है। ठीक है ना। तो वो एकदम प्रसन्नता के साथ जो भी अच्छा आपसे हो जाए, जिस दिन आपकी यात्रा समाप्त हो, लोग कहें कि यार कुछ तो इसने ठीक किया है। ठीक है ना। तो 1980 में इनकी जो यात्रा है वो समाप्त हो जाती है, जीवन यात्रा। 76 वर्ष इन्होंने जीवन जिया और उस 76 वर्ष में इन्होंने ऐसी ख्याति अर्जित की कि आज भी लोग इनको याद करते हैं एक बड़े कलाकार के रूप में। ठीक है।